हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं असेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। असेट वो होता है कि मान लो हम किसी को कुछ रुपए उधार देते हैं, मान लो 100 रुपये उधार दिए और इस पर 10% का इंटरेस्ट लगा दिया। अब मान लो ये जो 100 रुपये हैं, ये 10 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करके देंगे हमें, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये क्या हो गए, ये हमारे लिए एसेट है। और लाइबिलिटीज़ क्या है, मान लो किसी से हमने 100 रुपये का उधार लिया और उस पर 10% का इंटरेस्ट लगा। अब जो हम 10 रुपये इसके साथ देंगे वो क्या हो जाएंगे, ये जो 100 रुपये है हमारे लिए प्रेजेंट टाइम में जो हमने उधारी ली है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। मतलब मान लो एक तरीके से जो उधारी है वो लाइबिलिटी क्रिएट करती है, और जो हम उधारी देते हैं वो क्या क्रिएट करती है, एसेट क्रिएट करती है। और इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसका नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मान लीजिए सोना है, गोल्ड, दुकान पे जाओगे बिक जाएगा तुरंत, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। अब मान लो टूटी कार है कोई, उसको लेके हम बेचने गए, भाई जल्दी कोई नहीं खरीदेगा, तो लिक्विडिटी क्या है, कम है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज़ कितनी जल्दी कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ बैंक लाइबिलिटीज़। बैंक्स में कौन कौन सी तरीके की लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो एक होती है टाइम लाइबिलिटी, मतलब उसकी कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं कि इस टाइम के बाद ही आप निकाल सकते हो। डिमांड लाइबिलिटीज़, मतलब कि जब भी जिस बंदे ने डिपॉजिट करा है वो जब भी डिमांड करेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब बैंक्स को पैसे देने पड़ेंगे। तो टाइम लाइबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन से डिपॉजिट आते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट आता है, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट आता है, रिकरिंग डिपॉजिट आता है, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है। इसमें क्या होता है, बैंक्स जो हैं लीगली बाइंडिंग इन पे नहीं होता है कि कस्टमर को उनकी मैच्योरिटी से पहले, मतलब कि टाइम से पहले, जिस टाइम के लिए उन्होंने पैसा डिपॉजिट करा है उस टाइम से पहले पैसे निकालने के लिए अगर वो बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स लीगली बाइंडिंग उन पे नहीं है कि वो पैसा वो उन्हें दें, पर वो पैसा दे सकते हैं कुछ पेनल्टी डिडक्ट करने के बाद। जो टाइम लायबिलिटी है वहाँ पे पब्लिक पैसा ज़्यादा जमा करती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। जो टाइम लायबिलिटी हैं वो कम लिक्विड होते हैं, मतलब ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जो डिमांड लायबिलिटी हैं उनके अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट आता है, सेविंग अकाउंट आता है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी जिसे कहते हैं, ओवर ड्यू बैलेंस जो होता है। मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसा जमा करा था, उसका कुछ पैसा हमने अभी तक नहीं लिया है पर उसकी मैच्योरिटी हो चुकी है, उस मैच्योरिटी के बाद हम कभी भी जाएंगे तो वो पैसा हमें तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट, मतलब मान लो किसी ने कुछ पैसा जमा करा है पर बाद में वो बंदा मान लो किसी वजह से वो पैसा नहीं निकाल पाता है, पर फिर कभी जब वो पैसा निकालने जाएगा उसे तुरंत मिल जाएगा। नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लेटर ऑन पढ़ेंगे। जो इसमें पब्लिक जो पैसा जमा करती है बहुत कम पैसा जमा करती है एज़ कम्पेयर टू टाइम लायबिलिटी जो है बैंक्स की, ठीक है, और ये ज़्यादा लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मनी सप्लाई के थ्रू हमें हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई यूज़ करता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने में, जिनका नाम है M0, M1, M2, M3, M4। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। M1, M2, M3, M4। M1 और M2 जो हैं वो नैरो मनी कहलाते हैं और M3, M4 जो हैं वो ब्रॉड मनी कहलाते हैं। तो चलिए जानते हैं M1 क्या है। M1 क्या है, M1 जब मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जो करेंसी इस टाइम सर्कुलेशन में है वो होता है इसका पार्ट। डिमांड डिपॉजिट जो है कॉमर्शियल बैंक्स के पास, जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों आ जाते हैं, वो इंक्लूडेड रहता है।
बाकी की चीज़ें इस M1 को कैलकुलेट करते टाइम ध्यान में नहीं दी जाती हैं। M2 को कैलकुलेट करते टाइम मनी इन सर्कुलेशन ध्यान में दी जाती है। डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक ध्यान में दिए जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट नहीं होते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में करंट अकाउंट नहीं खुलते हैं। ठीक है। अब M3 को कैलकुलेट करते टाइम हम क्या, करेंसी इन सर्कुलेशन ध्यान में रखना है, डिमांड डिपॉजिट को ध्यान में रखना है, टाइम डिपॉजिट को ध्यान में रखना है, किसके, कॉमर्शियल बैंक्स के, और बाकी कोई भी चीज़ ध्यान देने लायक नहीं है। M4 में क्या, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक्स और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स दोनों के ध्यान देने लायक हैं। तो मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते टाइम ये एलिमेंट RBI यूज़ करता है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने में। तो जब हम M4 से M1 की तरफ जाते हैं तो लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, मतलब कि जो ये पैसा है वो ज़्यादा लिक्विड होता है, ज़्यादा कैश फॉर्म में होता है। और जब हम M1 से M4 की तरफ जाते हैं तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। ऐसे ही जो क्वांटिटी है, जब हम M1 से M4 की तरफ जाते हैं क्वांटिटी जो है मनी सप्लाई की बढ़ जाती है, और जो अगर हम M4 से M1 की तरफ जाते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाती है। अब एक चीज़ समझते हैं M3 को हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहते हैं, एग्रीगेट मनी सप्लाई भी कहते हैं। RBI का ये मेन फोकस है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने में। ठीक है। M0 को रिजर्व मनी कहते हैं, हाई पावर्ड मनी कहते हैं। M0 क्या है, जितना पैसा RBI प्रिंट करती है, ठीक है, वो क्या होता है, M0 होता है। इसी के साथ हम अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी मल्टीप्लायर। तो जो मनी मल्टीप्लायर है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये बैंक 1 है, बैंक 2 है, बैंक 3 है, बैंक 4 है। ये डिपॉजिट हो रहा है पैसा, ये लोन है, ये CRR है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। तो मान लीजिए ये 100 जो है ये M0 है। मान लीजिए ये कोई इकोनॉमी है, इसमें सिर्फ RBI है और एक आदमी है कोई, और कुछ बैंक्स हैं। ठीक है। तो RBI ने 100 रुपये प्रिंट करे और 100 रुपये इस इंसान को दे दिए। अब ये इंसान क्या करता है, 100 रुपये डिपॉजिट करता है बैंक 1 में। ठीक है। बैंक 1 में डिपॉजिट करेगा और फिर ये मान लीजिए कि ये जो 100 रुपये है, अब बैंक क्या करता है, CRR निकालेगा और कुछ पैसा लोन में दे देगा। ठीक है, जो बचेगा। फिर ऐसे ही जो लोन आया, मान लीजिए सेकंड पर्सन ने भी वो डिपॉजिट कर दिया सेम टू सेम, अब इसका भी CRR निकल के कुछ पैसा लोन में दे देगा। ऐसे ही ये कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है। तो मान लीजिए जो टोटल लोनिंग होगा वो कितने का, 1,000 रुपये का है। 100 रुपये थे हमारे पास, 100 रुपये 1,000 रुपये का काम कर रहे हैं। ठीक है। ये मनी मल्टीप्लायर कहलाता है। अब मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कैसे करा जाए, M3 अपॉन M0। M0 100 रुपये प्रिंट करे, M3 क्या आया, मनी सप्लाई। ये अब ये M3 की वैल्यू 1,000 है और M0 की वैल्यू 100 है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स आता है। मतलब कि जो 100 रुपये का नोट जो RBI ने प्रिंट करा था वो अपने 10 गुना ज़्यादा चीज़ें खरीदने की क्षमता रख रहा है यहाँ पे। अब ये क्या है, MM जो मनी मल्टीप्लायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है CRR के। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो के। अगर मान लेते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो 20% है, ठीक है, तो जो हमारा मनी मल्टीप्लायर होगा वो 5 टाइम होगा। और जो ये हमारा मनी मल्टीप्लायर होता है ये किस पे बेस्ड होता है, मोस्टली बैंक पेनिट्रेशन पे और लैंडिंग डिपॉजिट एक्टिविटीज़ पे। होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।